Hello everyone, in this video we are going to discuss about the molecular chaperones. Molecular chaperone is a protein that interacts with the partially folded or improperly folded proteins to increase their rate of correct folding. So chaperones वो proteins होते हैं जो दूसरे proteins के साथ में interact करते हैं, मतलब ऐसे proteins जो कि अच्छी तरीके से फोल्डेड नहीं है या तो पार्शली फोल्डेड है या इम्प्रॉपर तरीके से फोल्डेड है, तो वो उन प्रोटीन्स की फोल्डिंग को करेक्ट करते हैं. सो बेसिकली चैपरॉन्स जो है वो प्रोटीन फोल्डिंग में हेल्प कर रहे हैं. दे आर द प्रोटीन्स विच हेल्प इन द प्रोटीन फोल्डिंग. सो अब इनके फीचर्स क्या होते हैं. जो चैपरॉन्स होते हैं देयर एक्टिविटी रिक्वायर्स बाइंडिंग एंड हाइड्रोलिसिस ऑफ एटीपी. यहाँ पे एटीपी रिक्वायर्ड है. बाइंड्स टू अनफोल्डेड प्रोटीन बाय रिकॉग्नाइजेस एक्सपोज्ड नॉन पोलर सरफेस. मतलब सपोज करो कि ये एक अनफोल्डेड प्रोटीन है, ठीक है, ये अनफोल्डेड प्रोटीन है, तो इसका सपोज करो ये हाइड्रोफोबिक रीजन्स हैं. जो मैं येलो कलर का बना रही हूँ वो उसके हाइड्रोफोबिक रीजन्स हैं. तो ये जो चैपरॉन प्रोटीन्स होंगे वो इन रीजन्स के साथ में बाइंड करते हैं. जो एक्सपोज्ड नॉन पोलर सरफेस है, हाइड्रोफोबिक रीजन्स है, वहाँ पे ये क्या करेंगे, बाइंड करते हैं. So they does not determine the native structure of their substrate protein. एंड हाइड्रोफोबिक रीजन के साथ में फिर जब वो बाइंड हो गए उसके बाद उसको करेक्टली वो फोल्ड कर देंगे. सो फंक्शनल क्लासिफिकेशन अगर हम देखें तो चैपरॉन्स को हम फंक्शनली 3 क्लासेस के अंदर डिवाइड कर सकते हैं बेस्ड ऑन देयर मोड ऑफ एक्शन. सबसे पहले है फोल्डेजेस. फोल्डेजेस वो चैपरॉन्स होते हैं दैट एक्टिवली रीफोल्ड्स द अनफोल्डेड प्रोटीन्स. जो कि अनफोल्डेड प्रोटीन्स को रीफोल्ड करा दे उनको हम फोल्डेजेस बोलते हैं. नाम से पता चल रहा है फोल्डेजेस यानी कि जो फोल्ड करा दे, अनफोल्डेड प्रोटीन्स को फिर से रीफोल्ड करा देते हैं. एग्जाम्पल क्या हो जाएगा यहाँ पे, HSP70, HSP60. HSP मीन्स द heat shock protein. Now, second category है holdases. Holdases are a class of chaperones that are capable of binding the folded intermediates and they prevent their aggregation. Example is heat shock protein 40. Third class is the disaggregases. Disaggregases such as the HSP100 chaperones, they act on the protein aggregates and actively digest the toxic aggregates into smaller peptide fragments. तो ये प्रोटीन का अग्रीगेशन नहीं होने देते. अगर अग्रीगेट्स बन गए हैं तो उन अग्रीगेट्स के ऊपर ये एक्ट करेंगे एंड उनको छोटे छोटे पेप्टाइड फ्रैगमेंट्स के अंदर तोड़ देंगे. नाउ 2 कॉमन टाइप ऑफ चैपरॉन्स हमारे पास जो मोस्ट कॉमनली पाए जाते हैं. So HSP70 and HSP60. So here HSP stands for the heat shock proteins. Heat shock proteins ऐसे proteins होते हैं which are produced during the stressful condition. और ये दोनों के अंदर, यूकैरियोट्स के अंदर भी पाए जाते हैं, प्रोकैरियोट्स के अंदर भी पाए जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल यूकैरियोटिक जो हमारे पास हीट शॉक प्रोटीन्स हैं दे आर द हीट शॉक प्रोटीन 10, 40, 60 एंड 70. प्रोकैरियोट्स के अंदर जैसे ई कोलाई के अंदर अगर हम बात करें तो GRO-ES, DNA-J, GRO-EL, DNA-K, ये जो हीट शॉक प्रोटीन्स हैं वो प्रोकैरियोट्स के अंदर पाए जाते हैं. सो मॉलिक्यूलर चैपरॉन्स जो है वो सबसे पहले आइडेंटिफाई ई कोलाई बैक्टीरिया के अंदर हुए थे. तो हीट शॉक प्रोटीन का नाम इसलिए पड़ा क्योंकि जब ई कोलाई सेल्स को ब्रीफ एक्सपोजर दिया गया एलिवेटेड टेम्परेचर का, यानी कि थोड़ा ज़्यादा टेम्परेचर उनको दिया गया. फॉर एग्जांपल जो ई कोलाई है, ई कोलाई नॉर्मली 37 डिग्री सेल्सियस पे उसके लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर ग्रोथ के लिए 37 डिग्री सेल्सियस है. लेकिन जब इस टेम्परेचर को बढ़ा दिया गया 42 डिग्री सेल्सियस कर दिया गया, तब ये प्रोटीन्स जो है विच आर द हीट शॉक प्रोटीन्स ये वहाँ पर पाए गए. दैट वाज प्रोड्यूस्ड बाय दैट बैक्टीरिया ई कोलाई. सो अमंग दीज हीट शॉक प्रोटीन्स हमारे पास 2 जो सबसे इम्पॉर्टेंट है दे आर द HSP60 एंड HSP70 फैमिली. सो सबसे पहले जो हीट शॉक प्रोटीन 70 फैमिली है, HSP70 है, वो क्या होते हैं,
ऐसे हमारे पास चैपरॉन्स होते हैं जो कि बाइंड करते हैं अनफोल्डेड एक्सपोज्ड हाइड्रोफोबिक रीजन ऑफ द नेसेंट पॉलीपेप्टाइड एंड देन फैसिलिटेट द फोल्डिंग। तो सपोज करो कि ये प्रोटीन है, तो इस प्रोटीन में जो मैं येलो पोर्शन बना रही हूँ दैट इज़ द हाइड्रोफोबिक एरिया। तो ये क्या करेंगे, जो हाइड्रोफोबिक रीजन है उसके साथ में बाइंड करेंगे एंड उसको करेक्टली फोल्ड कर देंगे। सो कंप्लीशन ऑफ प्रोटीन फोल्डिंग रिक्वायर्स एटीपी हाइड्रोलिसिस। यहाँ पे एटीपी की रिक्वायरमेंट है। एग्जाम्पल इज डीएनए के HSP70 जो कि ई कोलाई के अंदर प्रेजेंट रहता है। सो जो HSP हीट शॉक प्रोटीन 70 है दैट इज़ असिस्टेड बाय वन मोर हीट शॉक प्रोटीन 40। तो इसको हम को चैपरॉन बोलते हैं। को चैपरॉन वो प्रोटीन्स होते हैं जो कि क्या करते हैं, असिस्ट करते हैं HSP70 को इन परफॉर्मिंग द फंक्शंस। नाउ HSP60 को हम चैपरॉनिन्स बोलते हैं। सो हीट शॉक प्रोटीन 60 फैमिली ऑफ द चैपरॉन्स आर टर्म्ड एज द चैपरॉनिन्स। इनको चैपरॉनिन्स बोला जाता है। सो दे असिस्ट पार्शियली फोल्डेड प्रोटीन टू कंप्लीट फोल्डिंग। तो उनका काम क्या है कि जो पार्शियली फोल्डेड प्रोटीन है उसको कंप्लीट फोल्डिंग करते हैं ये। एंड ऑल्सो दे प्रोवाइड अ क्लोज surface space where the protein folds spontaneously, for example GRO-ES and GRO-EL complex of E. coli। देखो फ़र्क देखना यहाँ पर, जो हमारे चैपरॉनिन्स हैं वो क्या करते हैं, चैपरॉनिन्स बाइंड करते हैं या तो पार्शियली फोल्डेड प्रोटीन के साथ में या फिर जो अनफोल्डेड प्रोटीन है उसके साथ में, या फिर जो इनकरेक्टली फोल्डेड प्रोटीन है उसके साथ में बाइंड करेंगे। लेकिन वो नेटिव स्टेट में जो नेटिव स्टेट में प्रोटीन है उसके साथ में बाइंड नहीं करते हैं। लेकिन जो HSP70 थे वो नेसेंट यानी कि नेटिव स्टेट में जो प्रोटीन्स हैं उनके साथ में बाइंड कर रहे थे। सो अगर हम बात करते हैं GRO-EL और GRO-ES के बारे में, तो यहाँ पर HSP60 जो कि बैक्टीरिया के अंदर होता है GRO-EL एंड GRO-ES। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्या होता है, जो भी हमारा इनकरेक्टली फोल्डेड प्रोटीन है, जो मिस फोल्डेड प्रोटीन का मॉलिक्यूल है वो बाइंड करेगा GRO-EL के सरफेस के साथ में। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या हो रही है, बाइंडिंग हो रही है। तो यहाँ पे क्या करेगा, वो बाइंड करेगा। जो मिस फोल्डेड प्रोटीन है वो बाइंड किया, उसके बाद में यहाँ पे वो अंदर आ गया है, वो GRO-EL के अंदर आ गया है। उसके बाद यहाँ पे क्या होगा, ATP बाइंड होएगी। ATP एंड प्रोटीन कैप जो है वो यहाँ पे उसकी बाइंडिंग होगी। तो ATP का यूटिलाइजेशन हुआ और GRO-ES नाम की जो कैप है वो यहाँ पर बाइंड होगी एंड ATP हाइड्रोलिसिस होगा एज द प्रोटीन इज फोल्डिंग और अनफोल्डिंग इनसाइड द सेंट्रल कैविटी। तो ये क्या हमारी सेंट्रल कैविटी है। इस सेंट्रल कैविटी के अंदर क्या होगा, जो ये प्रोटीन है, जो मिसफोल्डेड प्रोटीन था, इसको करेक्टली फोल्ड कर लिया जाएगा। सो यहाँ पे देखिए ये करेक्टली फोल्ड हो चुका है। ATP बाइंडिंग एंड हाइड्रोलिसिस आर रिक्वायर्ड फॉर द रिलीज ऑफ द GRO-ES कैप एंड द प्रोटीन मॉलिक्यूल। फिर जब वो करेक्टली फोल्ड हो जाएगा तो ये जो प्रोटीन मॉलिक्यूल अब अच्छे तरीके से फोल्ड हो चुका है वो अब बाहर की ओर रिलीज़ कर दिया जाएगा। एंड नाउ ये जो आपका GRO-EL है, इट इज़ नाउ रेडी फॉर द न्यू अनफोल्डेड प्रोटीन मॉलिक्यूल बाइंडिंग। ठीक है, अब यहाँ पे फिर से ये स्टेप्स रिपीट होते रहेंगे। ये वापस से खाली हो गया, वापस से एक अनफोल्डेड प्रोटीन आएगा, ये इसको करेक्टली फोल्ड करेगा एंड बाहर भेज देगा। नाउ व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ द चैपरॉन्स, दे हेल्प इन द प्रोटीन फोल्डिंग। जो भी मिसफोल्डेड प्रोटीन्स होते हैं उनको करेक्टली फोल्ड किया जाता है। दे प्रिवेंट द डिग्रेडेशन ऑफ प्रोटीन, डिग्रेडेशन को प्रिवेंट करते हैं क्योंकि प्रोटीन करेक्टली, देखो अगर कोई प्रोटीन इनकरेक्टली फोल्डेड है, ठीक है, सपोज करो कि ये इनकरेक्टली फोल्डेड है,
तो क्या होगा कि इसका यूबिक्विटिनाइजेशन होगा, लाइसिन रेजिड्यू पर यूबिक्विटिनाइजेशन होगा, जिससे कि जो प्रोटियोजोम है, जो कि प्रोटियोजोम को सिग्नल मिलेगा कि ये जो प्रोटीन है वो मिसफोल्डेड प्रोटीन है, आकर के इसको डिग्रेड कर दिया जाए, इसको एलिमिनेट कर दिया जाए। सो प्रोटियोजोम आएगा और उस इनफोल्डेड या मिसफोल्डेड प्रोटीन को डिग्रेड कर देगा। लेकिन चैपरॉन्स क्या करते हैं, चैपरॉन्स इस मिसफोल्डेड प्रोटीन को, ये जो मिसफोल्डेड प्रोटीन है, इसको करेक्टली क्या कर देंगे, फोल्ड कर देंगे। करेक्टली फोल्ड कर देंगे तो अब प्रोटियोजोम को कोई सिग्नल नहीं मिलेगा और इसका डिग्रेडेशन भी नहीं होगा। सो चैपरॉन्स आर प्रिवेंटिंग द डिग्रेडेशन ऑफ द प्रोटीन। दे प्रिवेंट द प्रोटीन अग्रीगेशन ऑल्सो, प्रोटीन अग्रीगेशन भी नहीं होने देंगे, प्रेयॉन फॉर्मेशन को भी ये प्रिवेंट करते हैं, एंड दे ऑल्सो हेल्प इन द ट्रांसलोकेशन ऑफ अदर प्रोटीन्स।